और हमारे जो कह सकते हैं हमारे युग पुरुष के रूप में हमारे आदरणीय केशव जी दादा संदीप का जी बिल्कुल आज हमारा हाथे हैं ममता मैडम जे सेमुलिया कांटाना निवासी हैं ने डैयाना स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। और भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिससे कहीं न कहीं महिलाएं प्रभावित थी। जी तो मैं मानती हूँ कि मन के अंतरात्मा की आवाज़ है। लेक्चरर हो या जी एक थर्ड ग्रेड व्यक्ति हो, लेकिन अगर इस प्रकार का अपन कोई काम उनको सौंपते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैडम ये हमारा काम नहीं है। नहीं। हम और ट्यूबवेल की घोषणा की, बोरवेल की। आज और आज हर व्यक्ति तकनीक और रोजमर्रा की व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं। उन्हें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और उसकी भी भर्ती निकली तो उसमें पीएचडी और अच्छी इंजीनियरिंग एमबीबीएस किए हुए लोगों ने भी जी हाथ जी जी जी। और हमारी मेहनत और भगवान का भी आशीर्वाद रहा और उसी भर्ती में हम दोनों का चयन हो गया। ને અગર તમારે સંપર્કમાં આવા જ કોઈ વ્યક્તિ હે તો એનું નામ આપણે કમેન્ટ બોક્સમાં લખવું હોય તો અમે એને બી હાદી એઠામ એક પોડકાસ્ટ अच्छो सो करेंगे જેનાથી कि समाज ने नमस्कार आप सबका स्वागत है द संदीप शो में। आज हमारा हाथे हैं ममता मैडम जे सेमुलिया कांटाना निवासी हैं ने डैयाना स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य पद ने हाथे एणे मानवीय संवेदना माटे पीएचडी करेली है। एણે स्कूल में लगभग 2000 वृक्षारोपण कर्યું है एक वर्ष थी गई आज 2000 वृक्ष जीवित हैं। एक महिला थी ने आटलो हेतो मैनेजमेंट करवो तो क्यांक ने क्यांक राखीने आ चीज काढी है। तो આપણે આજે એનાથી કે હિકંગા ને અગર તમારે સંપર્કમાં આવા જ કોઈ વ્યક્તિ હે તો એનું નામ આપણે કમેન્ટ બોક્સમાં લખવું હોય તો અમે એને બી હાદી એઠામ એક પોડકાस्ट अच्छो सो करेंगे જેનાથી कि समाज ने लोगों ने एक प्रेरणा मिलेगा महिला सशक्तिकरण थागा अपने वागड़ में। तो अभी हमें शुरू करी रहा। मैडम आपका द संदीप शो में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। मैडम आपका पीएचडी विषय गोविंद मिश्र के उपन्यासों में मानवीय संवेदना और वैचारिक शिक्षा है। आपने इस विषय को क्यों चुना? सर्वप्रथम तो आप संदीप जी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। जी मैडम। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वारा अपने वागड़ की जो प्रतिभाएं हैं या जिनसे हम कोई प्रेरणा ले सके ऐसी शख्सियतों को आप यहाँ लाकर रूबरू करते हैं और उसको प्रसारित करने के बाद में हमारी जो युवा शक्ति है उसको एक नई प्रेरणा मिलती है। तो आपका ये जो कार्य है बहुत सराहनीय है, उसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक दिल्ली पहले से ही ख्वाहिश थी कि मैं पीएचडी करूं और पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगाऊं। ये मेरा एक दिल्ली तमन्ना थी और उस तमन्ना की यात्रा जो थी उसको मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि जहां आपने मेरे को कहा कि आपको मानवीय संवेदनाओं पर लिखने की आवश्यकता कैसे आपने उसको समझा। तो मैं जब 2010 में व्याख्याता का एग्ज़ाम की उसकी तैयारी कर रही थी उस समय मुझे कुछ साहित्य पढ़ने का मौका मिला और उसके दरमियान ही गोविंद मिश्र के उपन्यास एक दो उपन्यास थे जिनको मैंने पढ़ा और जैसे ही मैंने उन उपन्यासों को पढ़ा तो मुझे अंदर से एक फीलिंग्स आई मुझे भी कि वास्तव में उन्होंने ये वर्तमान समय में जो मानवीय संवेदना धीरे धीरे लुप्त हो रही है उन पर उन्होंने अलग अलग विषय वस्तु को रख करके उन्होंने अपने उपन्यास लिखे। तो पहले तो मैंने 2-3 उपन्यास ही पढ़े, मेरी जिज्ञासा बढ़ी, फिर मैंने उनके लगभग उपन्यासों को जैसे जैसे प्रकाशित होते गए मैंने उन उपन्यासों को मंगवाया, पढ़ा। फिर मुझे क्योंकि हम सब देख रहे हैं वर्तमान समय में जी बिल्कुल कि आज के इस भौतिकवादी युग में पद पैसा और पावर के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं कि जो हमारे अंदर की जो एक प्रेरणा होती है, एक अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो धीरे धीरे वो दब रही है। तो मुझे लगा कि इन्हीं संवेदनाओं को लेकर के यदि मैं अपना ये पीएचडी शोध को करूं तो न केवल क्योंकि ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस पर विषय को लूं, साथ साथ में मुझे लगा कि वर्तमान समय में जो लुप्त हो रही मानवीय संवेदनाएं हैं उसको भी थोड़ा बल मिले। जी बिल्कुल। तो मैंने उनके उपन्यासों में सबसे पहले उपन्यास में मैं जिक्र करना चाहूँगी लाल पीली ज़मीन, जिसमें उस समय की जो स्त्रियों की जो दशा थी और उसके प्रति जो लोगों की धारणा थी और उन स्त्रियों की जो भावनाओं को आहत करने का जो कार्य हो रहा था उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी बातें अंदर लिखी है और उन कथा को समावेश किया।
दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे उनका उपन्यास लगा था, वो 5 आंगनों वाला घर। और ये वर्तमान हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, वो 5 आंगनों वाला जो घर है, उसमें यही कथा का सारांश है कि एक परिवार जो 50 वर्ष पहले एक संयुक्त प्रथा और संयुक्त परिवार में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान जो उनको आबो हवा लगने के कारण धीरे धीरे परिवार टूटता जाता है जी। और एकल परिवार में आ जाता है। तो जी। एकल परिवार में आने के कारण जो एक संवेदनशीलता थी उनके परिवार के, उसमें माँ, पिता, बहन, भाई और उन सबके बीच में जो फीलिंग्स थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। जी। उसको उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। जी। इसके अलावा उन्होंने, क्योंकि उनके उपन्यास, हर उपन्यास उनका जो था वो अलग अलग एक विचार, उसकी एक दशा और वस्तु को लेकर के जी। था। तो उनका एक उपन्यास जो अभी वास्तव में वो भी बहुत अभी प्रासंगिक काल में बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, एक शाम की झिलमिल। शाम की झिलमिल मतलब शाम मतलब एक व्यक्ति का उत्तरार्ध काल जो होता है वो उसका वृद्धावस्था होती है। और उस समय, क्योंकि हम मान रहे हैं, हमारे समाज में भी हम हर तरफ से देख रहे हैं जी। कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हर कोई जो महिला है वो मेरे से ही शुरू करूँ कि मेरे जैसी कोई भी महिला है वो आगे बढ़ना चाहती है, उसको कोई किसी प्रकार का परिवार में रोक टोक नहीं चाहिए, वो अपना अपने पति और अपने बच्चों तक ही सीमित है। जी, बिल्कुल। तो इसी कारण आज हम देख रहे हैं कि गाँवों से हमारी जो परिवार हैं वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जी। एकल रहना वो चाह रहे हैं। तो उसी भावना को कि आज वृद्धों की स्थिति, क्योंकि ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने उन्हें बड़ा पाल पोस कर बड़ी कठिनाइयों से उन्हें पाला पोसा और इसके बाद में उन्हें योग्य बनाया कि जी। आज वो किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी स्कूल में, अच्छे किसी क्षेत्र में कार्य कर सके। जी। जी। लेकिन उनका रिजल्ट यही रहता है जी। कि वह व्यक्ति जो होता है वो अपने परिवार के साथ में कह सकते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में पलायन कर जाता है और वो जो उनके माता पिता हैं, जब उनको उस समय आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती उस समय उनको उनका सहारा नहीं मिल पाता है। तो आज हम देख रहे हैं, आप भी, हम सब महसूस कर रहे है। जी, हैं बिल्कुल। कि आज अपने माँ बाप को कोई पास में रखना नहीं चाहता, वो एक बोझ समझते हैं। तो जी। उन पर भी उन्होंने ये उपन्यास शाम की झिलमिल और अंतिम अभी जो लास्ट उनका जो उपन्यास है, हालांकि वो अभी भी लिख रहे हैं, तो वो हवा में चिराग। और वो हवा में जो चिराग था वो लेटेस्ट अपने 2020 में कोरोना जो काल आया था, उस कोरोना काल में हम देख रहे थे कि एक वाक्य था कि मास्क लगाना अनिवार्य है और 2 फीट की दूरी जरूरी है। जी। दूरी तो जरूरी हो गई 2 फीट, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसा लगा कि उस कोरोना ने लोगों के अंदर की जो दूरी थी, मन के अंदर की दूरी, उसको जी। बहुत विकराल कर दिया। और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में अपना कितना भी निकटस्थ कोई व्यक्ति था वो तो भी उसको पास जाने के लिए तैयार नहीं। नहीं तो था। ये एक सामाजिक संवेदना उसमें बहुत जुड़ी हुई थी। तो जी। उन्हीं सब चीज़ों को मैंने समझा और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि संवेदनाएं आज धीरे धीरे बिल्कुल। ख़त्म हो रही हैं और इसीलिए मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने गोविंद जी। मिश्र के उपन्यासों में मानवीय संवेदना और उनका जो थीम था वैचारिकी, उसी पर अपने पीएचडी को मैंने चुना। जी मैडम। मैडम आपने जैसे कि बताया उस पर मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति के लिए 3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा से पहले संस्कृति, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अगर कोई व्यक्ति माता पिता को समझ लेता है तो उसके जीवन में कभी वो हार नहीं सकता। बिल्कुल। आपने मानवीय संवेदना पर शोध किया। आपके अनुभव में आज के डिजिटल और सोशल मीडिया युग में संवेदनशीलता बनाए रखना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज व्यक्ति खाने के बिना रह सकता है, पानी नहीं मिले तो भी कुछ समय निकाल सकता है, जी। लेकिन आज उसको मोबाइल, आज डिजिटल जो मीडिया है उससे जुड़ना, कंप्यूटरों से वो इतना इतना चिपक गया है कि इस संवेदनशीलता को बहुत ही अब धीरे धीरे वो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज हम देख रहे हैं कि परिवार में हम 2-3 लोग अगर बैठे हुए हैं, ये मैं खुद देख रही हूँ कि हम 2-4 लोग यदि परिवार में बैठे हुए हैं तो आज सभी अपना अपना मोबाइल निकाल करके और उस पे किसी न किसी चीज़ में बिल्कुल लग्न हो लगना जाएंगे, अंदर रहना। एक तरह से खो जाएंगे। कहने का मतलब है, संवाद जो हो रहा था, पहले हम मिल के बैठते थे,
बातें करते थे, एक दूसरे के अनुभव शेयर करते थे, वो सब चीज़ें इस जो हम ये भी मानते हैं कि वर्तमान समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल ये सब चीज़ें जी, आवश्यक बिल्कुल। भी है। जी, जी। जो ये अपना कह सकते हैं कि ये भौतिकवादी युग है और अभी तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धियां हासिल जी, कर ली जी। है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आज व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंच गया है या चंद्रमा पर उसने कदम रख दिए हैं, परंतु कहीं न कहीं वह अपने परिवार से जहाँ चंद्रमा और व्यक्ति की दूरी एकदम सीमित हो गई है, जी, लेकिन आज हमारे जो अंदर अपने एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, उसमें दूरी बहुत बढ़ गई बढ़ है। गई है। तो मुझे ये लग रहा है कि आज ये जो मल्टीमीडिया मीडिया है, कंप्यूटर, मोबाइल और इनके उपयोग में ये आज का युवा है, वो इतना डूब गया है कि वो अपने पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जी, उनको कहीं न कहीं भूल गया। तो भूल गए। कहीं न कहीं ये चीज़ें इस संवेदनशीलता को प्रभावित कर रही है। जी मैडम, बिल्कुल सही बताया मैडम। जो हमारे पास में बैठा है, उनसे हमारी दूरी बन जा बिल्कुल। रही है। जो हमारे से कहीं किलोमीटर दूर है, उससे हम नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने शोध के आधार पर बताएं, एक साधारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि यह जो हम मान रहे हैं कि आज मन के अंदर मानवीयता कहीं न कहीं धीरे-धीरे ख़त्म हो खत्म रही हो है रही है। और अभी जो समय ऐसा लग रहा है कि हम चारों ओर देख रहे हैं कि आज इस असंवेदनशील जो वातावरण बना उसी के कारण परिवार भी कहीं टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जी, तो एक साधारण मनुष्य का सबसे बड़ा जो संवेदनशीलता से जुड़ने का जो एक रास्ता है वो यही है कि हम अधिक से अधिक अपने परिवार को समय दें। एक साधारण व्यक्ति है, चाहे मैं भी हूँ, तो हमें कोई एक शेड्यूल क्योंकि मान रहे हैं कि वर्तमान समय में सभी नौकरी पेशा हैं या कहीं अपने कार्यों में इतने व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन व्यस्त होने के बावजूद भी एक साधारण जो व्यक्ति है या जी, एक नौकरी पेशा या बहुत बड़ा व्यक्ति है, जी, उसको भी परिवार के लिए समय देना है, समाज के लिए समय देना है, अपने राष्ट्र के लिए भी समय देना जी, है। बिल्कुल। तो परिवार में भी अब निश्चित कर ले कि समय नहीं मिल रहा है तो रविवार का ऐसा है दिन जिसमें हम साथ बैठ के भोजन करें, साथ बैठ के समय निकालें, किसी दिन मोबाइल को एक छुट्टी दे दे, अवकाश दे दे 1-2 घंटों के लिए और अपने परिवार को वक्त दे। साथ में ही ऐसे ही काम परिवार को जोड़े, ऐसा एक दूसरे के हम अगर 4-5 भाई हैं या हमारा कोई परिवार है तो कोई पर्व है, उत्सव है, उसको मिलकर हम उसको मनाएं, साथ में मिलकर भोजन करें। तो जी, इससे क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ा हो जुड़ा जाता हो है जाता है। और मन के अंदर भी संवेदनशीलता की भावना जगी जी, रहती है। बिल्कुल सही मैडम। आप मानवीय संवेदनाओं को सिर्फ एक शब्द में व्यक्त करना हो तो आप क्या कहेंगे? मानवीय संवेदनाओं को यदि एक शब्द में तो मैं मानती हूँ कि मन के अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा की आवाज़ को ही जी, हम मानवीय संवेदना को एक शब्द में व्यक्त कर व्यक्त सकते हैं। करें। जी। अ, आप कुछ उदाहरण साझा कर सकते हैं, जहाँ संवेदनशीलता ने किसी व्यक्ति या समाज में बड़ा परिवर्तन लाया हो? वैसे तो ऐसे संवेदनशीलता से समाज और व्यक्ति का या देश से भी बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जी, 1-2 उदाहरण आपके साथ में साझा करूँगी। जी मैम। आपने भी कहीं पढ़ा होगा, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा जी, आपने। दशरथ मांझी बिहार के रहने वाले थे और उसमें उनका जो गाँव था और उनकी जो शहर से बीच में एक दूरी थी, वो जी, लगभग 50 किलोमीटर 50-55 किलोमीटर थी, अगर वो घूम के जाते थे। बीच में उनका जो गाँव था उसके बीच में आपने पढ़ा होगा एक पहाड़ था, जी, बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल। था। जी, अब वही कि उनको यदि जाना अगर सीधे रास्ते से जाते हैं तो उनको रास्ते से रास्ते है तो बीच में पहाड़ तो उनको 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। यदि वो पहाड़ हट जाता तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी थी। जी, ये सब कुछ सब लोग देख रहे थे इस जी, चीज़ को, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने फीलिंग्स ये किया कि कभी-कभी कोई बीमार व्यक्ति था, कोई गर्भवती महिला थी या ऐसी कोई पीड़ा में व्यक्ति था, उसको उस जो शहर का अस्पताल है, वहाँ तक पहुँचने में कभी इस इतनी दूरी के कारण देर भी हो जाती थी, जी, बिल्कुल। कभी उसकी जीवन लीला समाप्त भी हो जी, जाती जी, थी। लेकिन उनकी आत्मा ने इस चीज़ को सुना और उन्होंने मन में निश्चय किया कि यदि ये पहाड़ बीच में से हट जाए तो शायद ये दूरी कम होगी और ये जो कहीं न कहीं मानवीय जो हानि हो रही है या कहीं के लोगों को समस्या आ रही हैं जी, तो उससे निजात भी मिलेगी। जी, और उन्होंने एक छेनी और हथौड़े से 22 वर्ष तक
मैं कहती हूँ धैर्य की भी एक सीमा होती है। जी। हम 1 घंटा काम करके भी हम अपने हथियार डाल देते हैं। उस दशरथ माझी ने जो माउंट मैन या उसको पहाड़ पुरुष के नाम से भी जाना जी, जाता है, जी। और उन्होंने 22 वर्ष तक अथक प्रयास के एक छेनी हथौड़े से उन्होंने स्वयं पहले जुटे, फिर उनको सहयोग भी मिला, और इसके बाद में वो बीच में से जो पहाड़ था उसको पूरी तरह उन्होंने ख़त्म किया, जी। उसको हटाया, और वह जो उनका गांव था वो शहर से बहुत जुड़ गया। तो मैं उस पहाड़ के, क्योंकि हम एक छोटा सा भी, यदि कोई छोटी भी चीज़ होती है उसको यदि हम कोशिश करते हैं और समय लगता है तो जी, हम बिल्कुल। परेशान भी होते हैं, हम थक भी जाते हैं, हम हथियार डाल देते हैं। लेकिन वो जो मुझे जानकारी है वो 360 फीट लंबा था, 30 फीट उसकी चौड़ाई थी, और लगभग ऊंचाई भी 25-30 फीट थी। तो कल्पना से परे हैं। जी, तो बिल्कुल। उनके अंदर संवेदनशीलता का जो भाव था उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने इसको हटाया, और ये एक पहला उदाहरण है जो एक पूरा देश भर में जी, चर्चित है। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण बताऊंगी मैं हमारे समाज का ही, और हमारे जो कह सकते हैं हमारे युग पुरुष के रूप में हमारे आदरणीय केशव जी दादा जी, का। बिल्कुल। हाँ, आप भी परिचित हो जी, क्योंकि बिल्कुल। आप स्थानीय यहाँ के ही निवासी हो। जब हमारा जो समाज था वो शैक्षिक दृष्टि से पेशवा काल में था, मतलब ठीक पढ़ाई कर रहे हैं उस समय, तो उस समय उन्होंने संवेदना को, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ भी थी। जी, जी। औरतों में भी जो चूड़ा वगैरह वो पहनते थे, घूंघट प्रथा करते थे, और भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिससे कहीं न कहीं महिलाएं प्रभावित थी, जी। और महिलाओं के साथ साथ में ये समाज को भी आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो रहे थे। उनके अंदर भी इतनी संवेदनशीलता जगी, और मन के अंदर ये भाव उठे कि क्यों न मैं अपना प्रयास करूं, जी। और इस प्रयास के द्वारा मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने मतलब आगे पैरवी करके उन्होंने धीरे, हालांकि हम कहते हैं कि यदि कुछ करने जाते हैं अच्छा तो विरोधों का भी सामना करना पड़ता जी, है, बिल्कुल। लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने परवाह न करते हुए, बहुत सी कुरीतियाँ थी, उन्होंने उसका समाधान करने का मिल करके उन्होंने कोशिश की। और क्योंकि वो एक नायब तहसीलदार से अंतिम समय में वो रिटायर्ड हुए थे, जी, बिल्कुल। पटवारी से वो नायब तहसीलदार में अंतिम में वो रिटायर्ड हुए थे, तो उस समय उनको जो पेंशन मिल रही थी, तो जी। उन्होंने समाज के हित में ही उस पूरी पेंशन को आजीवन अपने समाज को भेंट की, और उन्होंने ये प्रण लिया कि मेरा समाज यदि आगे बढ़ रहा है तो मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूं। तो उनसे ही प्रेरित होकर आज उनकी जो संवेदनशीलता समाज के प्रति थी, उस और उनके जो कार्य थे, उनका जो योगदान था, उससे प्रेरित होकर ही हमारे समाज के बहुत से ऐसे जो आगेवान लोग थे, जी, जी। उन्होंने प्रेरित होकर कार्य किए, और आज आप देख रहे हो कि हमारे पाटीदार समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी बढ़ गया। आज हर गांव में आपको न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी अच्छे अच्छे पदों पर आसीन और सरकारी नौकरियों में लगे हैं। इसके साथ साथ में मैं एक चीज़ और भी बताऊं कि आपकी हम कह सकते हैं कि भौतिकवाद में हम ये मान रहे हैं कि जी, जी। शिक्षा, जी, जी। तकनीकी, और उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र भी ऐसा है जिसमें आज हम मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। आप ये मान रहे हैं कि मानसिक शांति के लिए, आत्म शांति के लिए आध्यात्मिकता ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो हम जब छोटे थे, और उस समय क्योंकि मेरा जो पियर है वो जसेला है, और जी, मैं जी। हमारे केशव जी दादा भी जसेला के थे, तो ये हमारा अहोभाग्य था कि उनके जो संस्कार थे, और उन्होंने भी बच्चों को गायत्री माता और उनसे, मतलब उनकी जो अर्चना पूजा और उनकी जी, साधना जी। करने के लिए हम बच्चों को प्रेरित किया, और एक संस्कारों का सिंचन आध्यात्मिक क्षेत्र में किया। तो सर्वप्रथम आप मान सकते हो कि यहाँ आसपास के, उस समय हमारे आसपास के परिक्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारा जो गांव जसेला था जी। वो बहुत ही आगे बढ़ा। जी। और यही उनकी कि न केवल उन्होंने समाज में बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक संवेदनशीलता के साथ में उन्होंने काम किया। उन्होंने काम किया। तो ये दो तो हैं, आगे तो बहुत अनेक बहुत, उदाहरण हैं। बहुत है, बिल्कुल। जी। मैडम आपने जो दशरथ माझी का उदाहरण लिया था, उससे हम आज जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, पटवारी हो, सचिव हो, कांस्टेबल हो, या नीट जैसे या जेई जैसे भी एग्ज़ाम है, तो उसकी जो प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, जो 1 या 2 अटेम्प्ट में वो हार मान जाते हैं,
तो कहीं न कहीं एक बार दशरथ माझी की उनको जीवनी या उन पर बनी फ़िल्म उनको कहीं न कहीं एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत समाज में संवेदनशीलता के अभाव से होने वाली मुख्य समस्या क्या है और उसे सुधारने के लिए हम व्यक्तिगत और समाज स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज परिस्थितियाँ ऐसी उलट हो गई हैं जी। कि आज व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि पास में बैठा व्यक्ति से दूरी है, लेकिन दूर बैठे हुए व्यक्ति से हम निकटस्थ है। आज हम फेसबुक पे हमारे अनेकों फ्रेंड्स हैं, हुँ। जिसको हमने देखा भी नहीं है। जानते भी हाँ, नहीं। जानते भी नहीं हैं, उनसे हम मिले भी नहीं हैं, लेकिन जी। वो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हम मीडिया से जुड़ मीडिया गए से हैं। जुड़ लेकिन हमारे जो वास्तविक जो हमारे मित्र हैं, जो एक परिभाषा रहती थी कि बहुत विपत्ति के समय में मित्र ही काम आते थे, तो ये संवेदनशीलता की कमी आज जो हो रही है, उसके कारण समाज में हम कह सकते हैं कि न केवल व्यक्तिगत रूप से, जी। बल्कि एक समाज और राष्ट्र के बनिस्पत भी हम देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बुरी बात है। संवेदनशीलता यदि किसी व्यक्ति में नहीं है, मैं आपको मैथिली शरण गुप्त की जो राष्ट्रकवि थे, उनकी 2 पंक्तियों के जी, बारे बिल्कुल मैडम। बताऊँगी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार जान नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्या नहीं। पर स्वदेश का प्यार तो बाद में, लेकिन उस हृदय में, वो हृदय पत्थर है। कब पत्थर है? जब उसमें फीलिंग्स नहीं है, संवेदनाएँ नहीं है। आज संवेदनाहीन अगर व्यक्ति है, तो संवेदनाहीन व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो जाएगा। जी, बिल्कुल। रिश्ते नातों से, माँ बाप भाई बहन से धीरे धीरे उसकी दूरी हो जाएगी। जी। दूरी होने के कारण वो फिर क्या होगा कि उसके साथ में मीडिया वगैरह वो बिल्कुल रहेगा, लेकिन वास्तविक धरातल पर वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करेगा। तो जी, बिल्कुल। रिश्तों में दूरी तो रहेगी, साथ में वह उसके व्यक्तिगत तौर पर भी वो अकेला हो जाएगा, जी, वो बिल्कुल। अकेला रहेगा। और हम मानते हैं कि अगर व्यक्ति अकेला होता है, वह अपने अनुभव, अपने संवेदनाएं, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। जैसे आज मैं कठिनाई में हूँ, मेरे ऊपर कोई समस्या आ गई, मैं अपने बहुत घनिष्ठ मित्र से, मैं अपने घर वालों से उस चीज़ को अगर शेयर नहीं करूँगी, जी, बताऊँगी बिल्कुल। नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस व्यक्ति में तनाव आ जाएगा। और संवेदनहीन व्यक्ति अकेला रहेगा, रिश्तों में दूरी रहेगी, तनाव आएगा। तनाव के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि आज अपराधों में फिर धीरे धीरे वृद्धि भी हो रही है। जी। तनाव व्यक्ति होगा, तो वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे कहीं समाज या वो स्वयं भी प्रभावित होगा। हम जी। देखते हैं अभी, आप भी, हम सब महसूस करते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं जी, बिल्कुल। कि बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, और उसको प्राथमिक उपचार की सहायता न करवा कर व्यक्ति वीडियो वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आप देखो, वो बिल्कुल वीडियो बनाएँगे, ये देखो भाई यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है। उस समय क्या ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को, संवेदना का मतलब ये होता है कि हम दूसरे के कष्टों को समझें, पीड़ा को समझें। और ऐसी स्थिति होती है तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम उसको सुविधा पहुँचाएँ, सुविधा दें, उसको, उनको सहायता पहुँचाएँ, हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ। लेकिन हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो ये तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं संवेदनहीन है। हीन है। और दूसरी मैं ये बताऊँ कि संवेदनाहीन व्यक्ति में, जैसे अभी अखबार में पढ़ रहे हैं कि नवजात शिशु को कांटों में, झाड़ियों में, बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। आप पढ़ रहे हो ना अभी लेटेस्ट में, अपन हाँ, टीवी अभी में बहुत चला वो। बहुत चल रहा है। तो एक वो जो माँ है, वो भी अपनी जो नवजात हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं ये मान रही हूँ कि वो किसी भी रूप में हो, लेकिन उस नवजात को आप कंटीली झाड़ियों में, पत्थरों के बीच में दबा रहे हो, इसका मतलब तो उसका हृदय क्या है, एक पत्थर बन गया पत्थर है। बन गए हैं। तो हम मान रहे हैं कि संवेदनहीनता के कारण ही आज समाज में इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियाँ भी बढ़ रही है। जी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सभी मिलजुल के जब रहते थे, हमारे एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी। जी, बिल्कुल। ये मेरा, ये तेरा, ऐसा नहीं, ये सब हमारा है। और जब हम सब ऐसे मिल कर के रहते थे, तो उस समय ये जो भाव रहते थे, और उस समय जो लोगों के अंदर, हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे गाँवों में कार्यक्रम होते रहते थे, उत्सव रहते थे, तो उस समय हम कितने मिलजुल कर बाँटते थे। तो जी, उस बिल्कुल। समय व्यक्ति अपनी थकान, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएँ, सब चीज़ भूल जाता भूल था। जाता था। तो पर आज यही देख रहे हैं हम कि इसके कारण आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। न हम जिसको हम मान ही नहीं सकते, ऐसी घटनाएँ भी हम देख रहे देख रहे हैं। हैं।
वो रिश्ते तार-तार हो रहे हैं, क्योंकि अगर संवेदनशील व्यक्ति है तो वो सोचेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरा जो भी मेरा रिश्ता है। लेकिन संवेदनहीन हो गया इसलिए उसके अंदर हृदय है ही नहीं, नहीं है। तो रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। तो उन सब का उपाय यही है कि हम अपनों को समय दें, अपनों के लिए समय दें जी बिल्कुल। और अपनों के साथ में रहे ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो ही व्यक्ति संवेदनशील बन सकेगा। जी मैडम। तो मैडम इसमें समाज स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं? समाज स्तर पर भी हम जैसे कोई भी इस प्रकार की जैसे सामूहिकता का भाव रखें, जैसे कि जी। कोई समाज स्तर पर भी कोई ऐसा जो काम हो जिसमें हम विभिन्न चाहे युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो, एक दूसरे से जुड़े, समाज में ऐसी जैसी कुरीतियाँ हो, ऐसी जो बातें हैं जैसे कि कहीं न कहीं हम संवेदनहीनता से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम आपस में सभी समाज स्तर पर भी जुड़े और ऐसा लगे कि हम व्यक्तियों को भी जोड़े जी बिल्कुल। और उससे प्रेरित होकर भी बहुत सी पीढ़ियाँ मार्गदर्शन भी लेगी। जी। आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? संवेदनशील और जिम्मेदारी नागरिक बनने के लिए उन्हें किन आदतों और मूल्यों को अपनाना चाहिए? अ, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो हमारा जो राष्ट्र है जी। और उसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें कि भारत युवाओं का देश है। आप जी सब मानते हो कि बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जैसे चाइना में वृद्धों की संख्या ज़्यादा है ऐसा, पर हमारे यहाँ पर युवा पीढ़ी है उसका उसकी संख्या ज़्यादा है और यही हमारे राष्ट्र की भी शक्ति है कि आज हमारा युवा इतना आत्मबल है और इतना सक्षम है। परंतु ये आवश्यक है कि वह तकनीकी रूप में भी आगे अपना जो स्वयं का या अपने हिसाब से आगे भी बढ़े, अपने आत्मोन्नति भी करे, मतलब अपने उच्च स्तर पर भी पहुँचे। लेकिन वह ज़िम्मेदार नागरिक भी जी, बना रहे, जी। उसके अंदर संवेदनशीलता का भाव भी रहे। तो इसके लिए उसका ज़रूरी है कि आज का जो युवा है, हम मान रहे हैं जैसे वो अपने तक सीमित हो गया है। जी, अपना अपना और उसने अपना ही देखा है, बाकी कुछ देखने के लिए वो तैयार नहीं है। जी। तो आज का युवा अपने ज़मीन से जुड़ा रहे, अपने गाँव से जुड़ा रहे। हम मान जी, रहे हैं कि आजकल लोग बस वही कि हम शहरों में रहेंगे, हम वहाँ की आधुनिकता में रहेंगे, जी। गाँव में क्या है और इसी के कारण, क्योंकि आप देख रहे हो कि शहरों में हम देख रहे हैं कि संवेदनशीलता है ही नहीं। पड़ोस में पड़ोसी भी नहीं एक दूसरे को पहचानता है, न एक दूसरे के प्रति कोई भाव जी। रहता है। लेकिन जहाँ हम गाँव में देखते हैं, यदि हमारा पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हमारे घर पे भी कोई घटना होती है या कुछ चीज़, घर बंद भी है और कोई इधर-उधर घूम रहा है, जी, जी। तो वो ध्यान भी रखेगा। उसके अंदर संवेदना की भावना है कि ये जी, बिल्कुल। हमारा उनका घर है। तो आज सबसे ज़रूरी मैं युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने ज़मीन से जुड़े रहे, अपने गाँव से जुड़े रहे और भले कहीं बाहर भी आप रहो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो या कोई किसी कंपनी में हो, लेकिन समय जैसे ही मिले आप अपने गाँव को, अपनों को समय दो और साथ-साथ में अपने राष्ट्र के प्रति भी चिंतन ज़रूरी है जी, बिल्कुल। कि हम स्व और उसमें अपने गाँव समाज से ही नहीं, अपना राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। तो राष्ट्र के लिए भी चिंतन है, साथ-साथ में यही कि हम केवल उस मल्टीमीडिया या उस मोबाइल या उस कंप्यूटर या जो भी आधुनिक है, उनका ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ में हम अपनों से भी जुड़े रहें। जी, बिल्कुल मैडम। आज के युवाओं में तकनीकी और करियर की भागदौड़ में मानवीय संवेदनाओं का महत्व कम होता जा रहा है। इस दिशा में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? बस वही यही सलाह देंगे कि हम मान रहे हैं कि आज बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि पानी के बिना वो रह लेगा 2-4 घंटे जी, तक, बिल्कुल, वो खाने के बिना तो पूरा दिन रह लेगा। लेकिन यदि हम जा रहे हैं और मोबाइल भूल गए, तो बेचैनी बढ़ जाती है उसको, जी, क्योंकि वो इतना उसका नशा हो गया है। तो जी, आज इसी के कारण जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें भी संवेदनशीलता की कमी हो रही है। तो भले उसका उपयोग लेकिन अधिक से अधिक हम अपने परिवार को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और कह सकते हैं कि अपने जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की महत्ता को भी समझें। जी, यही बहुत ज़रूरी है। तो ही उसमें वो उन चीज़ों को देखे करे, क्योंकि हम आज गूगल पे डाल देते हैं, तुरंत हमें सब चीज़ें मिल जाती जी, हैं। बिल्कुल मुझे लेकिन संवेदना कैसे कोई इस प्रकार की कोई पढ़ने से संवेदना नहीं नहीं आती है। आएगी। संवेदना हम एक दूसरे के साथ में आत्मीयता बढ़ाने से ही अंदर की जो फीलिंग्स जन्म लेगी। तो युवाओं के लिए यही बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि क्या है कि मैडम जब आत्मीयता का विस्तार होगा तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आज विद्यार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हम मान रहे हैं कि भारत के भाग्य का जो भविष्य है वो हमारा विद्यार्थी है, विद्यार्थी हमारा है। हमारा छात्र है। जी आज जैसे महात्मा गांधी का ही शायद कथन है कि भारत का भविष्य आज जो कक्षाओं में तैयार हो रहा है, तो विद्यार्थी ही वही एक राष्ट्र की शक्ति है जो जी आगे बढ़कर प्रेरित, जैसे ही आगे प्रेरित होगी और जी राष्ट्र के आत्मोत्थान में, वो राष्ट्र के को आगे बढ़ाने में बहुत जी महत्वपूर्ण जी रहेगा। जी तो मैं ये मान सकती हूँ, जैसे विद्यार्थियों में मेरे विद्यालय का ही उदाहरण हम ले कि हम विद्यार्थी अधिक से अधिक समय विद्यालय में रहता है। जी तो विद्यालय में रहता है तो हम ऐसी कुछ क्रियाकलाप करवाए, उनमें ऐसा वातावरण तैयार करवाए, अच्छी प्रार्थना सभा, जो प्रार्थना सभा उनके मन के भावों को खोल सके, ऐसी प्रार्थना सभा के साथ में हम प्रार्थना सभा के साथ ऐसे प्रासंगिक कहानियों को, ऐसी नैतिकता से जुड़ी हुई अपने मानवीय जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा दे सके, ऐसी कहानियाँ, ऐसे जो प्रसंग हैं अपने समाज के आसपास में, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको रूबरू करवाएं उन बच्चों जी को। जी सामाजिक समरसता का भाव भी जरूरी है, क्योंकि आज हमारे विद्यालय में सभी जातियों के, धर्म संप्रदाय के बच्चे पढ़ते हैं। जी तो उन बच्चों के साथ में एकात्मकता रहे, जी बिल्कुल वो एक दूसरे से जुड़े रहे, और उनके प्रति भी उनको श्रमदान के द्वारा, उनको जिम्मेदारी दल में प्रस्तुत करके कि एक दूसरे का सहयोग कैसे करना, जी बिल्कुल किस प्रकार हम अपने घर, क्योंकि बहुत कभी हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ बालक गलत मतलब एक्टिविटी कर रहा है तो तुरंत ही आपके स्कूल में यही सिखाया क्या, जी बिल्कुल आपने देखा होगा यही यही होता है। बात कि आपके स्कूल में यही पढ़ाते हैं, यही सिखाते हैं। मतलब हमारा जो समाज है वो शिक्षकों पर या विद्यार्थियों पर जो एक निगाह रखे हुए हैं और उनको ही उत्तरदायी मान रहे हैं। तो मेरा इस मंच से हमारे शिक्षक जो साथी हैं उनको भी एक मैं बात कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास, और विशेष करके उन बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता और नैतिकता की भावना बहुत ज़रूरी है। जी और ये विभिन्न हम ऐसे प्रसंगों के द्वारा और इस प्रकार की बातों के द्वारा ही हम अपने विद्यार्थियों में संवेदनशीलता के भाव को अभी से ही जगाएंगे, तो ही वो बच्चा आगे बढ़ कर के उसमें जी रम जी जाएगा। जी बिल्कुल। मैडम अब हम बात करते हैं वृक्षारोपण की। हरित राजस्थान अभियान के तहत आपने 2000 वृक्ष और लगभग 45 प्रजातियों का वृक्षारोपण किया। इस मिशन की शुरुआत कैसे हुई मैडम? ये तो बहुत ही हमारी एक कल्पना कि आज हम मान रहे हैं, और मैं इस मुहिम के लिए राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी इसमें, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा यह एक उन्होंने भी एक बीड़ा उठाया। हम परिस्थितियाँ भी देख रहे थे कि मार्च से पहले ही इतनी गर्मी बढ़ रही थी भयंकर। तो सरकार ने भी ये चिंतन किया कि वास्तव में कहीं की वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जी और वृक्षारोपण इतना पौधारोपण नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना हम इसको अभियान के रूप में ले, और उस अभियान के द्वारा ही अधिक से अधिक वृक्षों को लगा जी पाएंगे। जी तो राजस्थान सरकार ने हमारे शिक्षा विभाग को दिया। शिक्षा विभाग बीकानेर से हमारे डूंगरपुर में हमारे जिला अधिकारियों के द्वारा जब इस प्रकार की हमारी विसी हुई, और उसमें हमें लक्ष्य बहुत बड़ा दिया था, हमें भी बच्चों के अनुरूप ही हमें लक्ष्य दिया था। तो मैं वीसी से वापस आई, वीसी से वापस आने के बाद में हमारे स्टाफ की बैठक हुई, और हमने इस पर मंथन किया कि कैसे काम करना है हमें, क्योंकि एक चुनौतियाँ लेने की आदत है ही। तो विचार मंथन किया। जी शिक्षक मेरे जो साथी थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, अच्छा वृक्षारोपण अपन मैडम करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि वृक्षारोपण जैसे खेमारू में किया वैसा वृक्षारोपण नहीं करना है। उस वृक्षारोपण को खेमारू में, आपको याद होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जी नाम बिल्कुल लिखाने के लिए किया था। लिखाने के लिए किया, और आज आप वहाँ पर जाओगे तो शायद पता नहीं वहाँ पर कितने वृक्ष होंगे, वो मुझे जी भी इतना जी नहीं है। जी जी तो धरातल पर जो एक हम अभियान के रूप में काम करें और अभियान को अपने एक अंतरात्मा से जोड़ करके उस काम को ले, उसमें बहुत फ़र्क है।
तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि हम करेंगे, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी वृक्ष लगाए उन वृक्षों को जीवित रखना ज़रूरी है। जी तो स्टाफ ने भी बिल्कुल कहा हम आपके साथ हैं मैडम, और हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि एक वृक्ष को बड़ा करना मतलब एक बच्चे को बड़ा करना। जी बिल्कुल। पूरा एक साल तक, जिस प्रकार एक साल तक अपन जैसे बच्चा होता है उस बच्चे को कितना ध्यान रखते हैं उसका, जी जी जैसे बिल्कुल। वो बच्चा चलना शुरू हो जाता है इसके बाद में हम थोड़ा निश्चिंत होते हैं कि चलो जी अब ये बड़ा हो गया। उसी जी प्रकार एक साल तक, जब तक कि उसको पहली बारिश नहीं लगती उस पौधे को, तब तक उसको बहुत ही सुरक्षा और उसको संभालना बहुत ज़रूरी होता है। इस अभियान की शुरुआत में हम माने कि विद्यालय के पास में हमारे बहुत ज़मीन है, आगे का परिसर तो मैदान है, और पीछे हमारी जो 9 बीघा ज़मीन है वो बिल्कुल पहाड़ी है, जी जी मिट्टी है उसमें, लेकिन ऊबड़ खाबड़ है। अब हमारे पास तो ज़मीन तो वही थी, और हमने टारगेट भी यही किया कि हमें यहीं लगाने हैं वृक्ष। विद्यालय में मेरे जो प्रथम सहायक के रूप में हैं विशाल जी पंड्या, हमारे जीवन जी पाटीदार, और मेरे विद्यालय में ही हमारे पंचायत सहायक के रूप में जयंतीलाल जी पाटीदार, जी जो ये दाजी की उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, भंवर सिंह जी राव यूँ। तो ये लोग, उनमें एक बहुत उत्साह, वैसे पूरा स्टाफ ऊर्जावान है, लेकिन उनको बिल्कुल उत्साह रहता है। और हमने विचार किया कि हम इसी पहाड़ी पर विद्यालय की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि विद्यालय उस जो ज़मीन थी उससे उसकी जो कनेक्टिविटी थी वो दूर थी, मतलब पूरे परिसर को घूम करके लास्ट में जाएंगे तब वो ज़मीन आ रही थी। जी तो सबसे पहला काम हमने किया कि उस विद्यालय की कनेक्टिविटी उस जो भूमि है उससे जोड़ने के लिए हमने हमारे विद्यालय में स्टाफ रूम के पीछे ही हमने दरवाज़ा बना दिया, ताकि वो तुरंत उससे हम जुड़ जाए। जुड़ जाएंगे पहला। बराबर। दूसरा, हमने मशीन गड्ढे करवाना, इसका मतलब टेढ़ी खीर थी। जी हमने मशीन वाले से संपर्क किया, वो आया, उसने मना कर दिया कि मेरी जो ड्रिलिंग जो मशीन रहती है वो यहाँ नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पत्थर हैं और वो शायद टूट टूट सकते। जाएगी। फिर थोड़ा सा निराश हुए, फिर हमें लगा नहीं, जैसे भी से तो कर ही देंगे कम से कम। हमने फिर जैसे भी से खड्डे किए, जैसे भी मशीन आई शाम को अब मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला, जैसे भी मशीन आ गई है, जो साथी निकटस्थ हैं वो पहुँचे। आप वंडर करोगे कि कम से कम मेरे विद्यालय के 8 से 10 शिक्षक उस समय रात को वहाँ आ गए और पूरी मॉनिटरिंग की, और लगभग वो 12 घंटे तक जैसे भी चला, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल वो थी, जी और जी लगभग 2000 के आसपास में गड्ढे करना, और उसको हमने उसकी प्लानिंग भी ऐसे की थी कि 21 की पंक्ति होगी, एक लाइन जो होगी वो पूरी 21 पौधों की होगी, और हर पंक्ति में अलग किस्म का पौधा होगा। जी जी तो और उसको भी हमने बिल्कुल चूना डालकर उसको जेसीबी वाले को कि आपको इतनी ही गैपिंग रखनी है, ये पूरी मशक्क़त हमने पूरी पहले की, कर ली थी। पहले कर ली। जी जेसीबी आई, पूरे विद्यालय के कार्मिक भी रहे, और मुझे उस समय बहुत खुशी होती है कि जब मेरा जो विद्यालय का परिवार है ये नहीं समझे कि 1 बजे बाद अपना काम तमाम, ऐसा नहीं। जी जी मेरा जो विद्यालय का जो स्टाफ है वो बिल्कुल इतना कि जैसे ही मैंने डाला, और 8 से हाँ 10 मेरे शिक्षक साथी जो निकट के थे, निकट मतलब 10-12 किलोमीटर की रेडियस में थे भी, वो भी आ गए, और पूरी मॉनिटरिंग की, खड्डे वड्डे खुदे। पौधे इतने लाना मतलब 2000 पौधे, और बजट तो सरकार ने कुछ दिया नहीं था। जी जी तो उसके लिए फिर मैंने एक दूसरी टीम तैयार की दूसरे ही दिन, और जिसमें मेरे अभी तो वो मेरे जो सर हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं, मोहनलाल जी पाटीदार जी व्याख्याता, जिनको आप जानते भी होंगे, बांदरवेड़ के हैं जी वो। जी जी तो उनको, और उनके साथ में मेरे जीवन जी पाटीदार और एक दीपेश जी भट्ट करके, और उनके साथ में हमारे जयंतीलाल जी, उन चारों को हमने कहा कि हमें पौधे सस्ते भी मिले और अच्छे भी मिले तो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बताया कि अपन गुजरात में जाएंगे तो ही वहाँ नर्सरी से अच्छी जी किस्म के पौधे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट जो नर्सरियाँ थी, गवर्नमेंट नर्सरियों की तो ये स्थिति थी कि यहाँ पर आपको सिर्फ नीम के पौधे ही मिल रहे थे, वो भी इतने छोटे छोटे। जी जी और फिर दूसरे दिन उनको भेज दिया मैंने, वहाँ गए, उन्होंने देखा, पर हम सब मान रहे थे कि बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा, क्योंकि 2000 दो पौधे हजार लाने में। हैं। अब वहाँ इन लोगों ने अपने अप्रोच लगाया, और गुजरात में एक हमारे कोई अच्छी आईएएस लेवल की पोस्ट पे एक जो अधिकारी वर्ग में अपने यहाँ वागड़ के ही थे, जी उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, बताया विद्यालय इतना अच्छा प्रयास करना चाह रहा है, सहयोग की आवश्यकता है। मैं आज इस मंच से उन हमारे वागड़ के जो अधिकारी बंधु हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने अपना जो
अप्रोच था या अपनी जो बात थी वो जो निचला स्तर था वहाँ तक पहुँचाई और हमें 2000 पौधे मुहैया करवाए निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के निःशुल्क करवाए हमें। और हम लाए पौधे, पूरा विद्यालय और उसमें मेरे जो विद्यार्थी थे उसमें पूरे जुड़े और हमने तय जो दिन था हमारा जो विभाग के द्वारा उसमें हमने पूरे पौधे हमने लगा दिए। जी और इस प्रकार एक बार तो हमने पौधे लगा दिए और पौधे लगाने के बाद में क्योंकि इतने पौधे लगाने तो हमने इसको सभी जो शिक्षक हैं और विद्यार्थियों को इसमें उनको जिम्मेदारी सौंप दी जी और सबसे पहला प्रयास हमने इस प्रकार अपनी योजना बनाई और पौधे लगाए। जी। तो जब किसी व्यक्ति के पास अपना पद और प्रभाव होता है तो कहीं न कहीं अपनों के लिए, अपने गांव के लिए या अपने समाज के लिए उनको कहीं न कहीं वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पद या प्रभाव कितने दिन तक रहेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जो काम कर लेते हैं वो जीवन भर लोग याद रखते हैं इसको। इस अभियान के दौरान आपने विद्यार्थियों और समाज को कैसे जोड़ा? आपने कहा कि जैसे अगर कोई अच्छा, दो चीज़ें, अच्छा काम करोगे तो भी याद रखेंगे जी और जी बुरा काम करोगे तो भी याद रखेंगे। जी तो इसकी छोटी सी पहल मैं जब प्रथम मेरी नियुक्ति हुई थी बाबा की बार में और बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र था, अभावों से ग्रसित और बहुत ही कह सकते हैं पिछड़ा हुआ विद्यालय भी कह सकते हैं, वहाँ का जो वातावरण था भी और वहाँ की जो विद्यालय की स्थिति थी, चाहे भौतिक संसाधनों, बहुत ही कह सकते हैं ऐसा जी पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर भी मैंने इस छोटे से अभियान को उस समय तो क्योंकि उसका परिसर छोटा ही था जी जी इसलिए उसको मैंने छोटे रूप में दिया, लेकिन उसमें पौधे बिल्कुल पंक्तिबद्ध लगाए, फलदार पौधे लगाए और आज मैं वहाँ क्योंकि वहाँ पर मैंने पपीता भी लगाए थे, पपीता भी, और लोग जो थे वो मेरे साथ इतने जुड़ गए थे, जो कहीं की कार्य हो रहा था उस कार्य से वो संतुष्ट थे, जी इतने जुड़ गए थे कि आप आश्चर्य करोगे कि यदि आपके घर के पिछवाड़े में रखी हुई अगर पपीता का पेड़ है तो वहाँ पपीते सुरक्षित रहना मुश्किल है क्योंकि कोई भी तोड़ सकता है, जी खुला जी है। तो ये मेरा विद्यालय था जहाँ पर, क्योंकि मेरे जो भैया हैं वो भी उनका भी ग्रीन हाउस है और वो भी बिल्कुल पूरे प्लांट वगैरह वो सब पूरे करते हैं, तो उन्होंने ताइवान से जो पपीता के बीज थे वो मुझे दिए थे। पनपे हुए थे, दिए थे। तो हमने विद्यालय में पपीता लगाते थे। उस समय कहा भी था स्टाफ ने, मैडम पपीता रहना मुश्किल है यहाँ पर। मैंने कहा कि देखो लोग जुड़े हुए हैं और यदि भाव हैं तो रहेंगे, आप आश्चर्य करोगे उस पर 25 से 50 पपीताएं लगी हुई रहती थी, पर विद्यालय छुट्टी होने के बाद में कोई भी पपीता को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, इतना मतलब वहाँ के लोगों से भी मुझे एक सहयोग और सहकार मिला। तो वो भी आज मैं स्थानांतरण होकर दूसरे विद्यालय में आ गई हूँ, लेकिन वो लोग भी मेरे को बहुत याद करते हैं इस चीज़ जी को। जी बिल्कुल। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि जैसे ये अभियान चलाया, यहाँ इस मंच से मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि वृक्षारोपण के प्रति जो मेरा नज़रिया है या वृक्षारोपण के प्रति जो मैंने एक जो भावना अंदर जागृत हुई उसकी जी प्रेरणा भी मैं जहाँ पर खड़गदा में पहले व्याख्याता थी और उस समय तत्कालीन मेरे उस समय के प्रधानाचार्य मैडम थे कल्पना जी चौबीसा, जी मूलतः वो सूरजगांव के थे और अभी हाल में वो डूंगरपुर में रह रहे हैं। तो उनके अंदर जो प्रकृति प्रेम था और प्रकृति के प्रति जो भावना थी वो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। और दूसरी उनकी एक स्वच्छता प्रेम, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का परिसर और पूरा मतलब वो स्वच्छ होना चाहिए। वो विद्यालय में जब भी आते थे तो बिल्कुल मतलब जब भी उनका वो रहता था स्वच्छता से ऐसा लग रहा था कि कहीं गड़बड़ है तो बिल्कुल डांट फटकार भी मिलती थी। तो मैंने दो चीज़ें उन वैसे प्रशासन संभालना करना वो तो उनसे सीखा ही से, जी लेकिन दो ऐसी चीज़ें जो कहीं न कहीं अन्य अपनी जो एक्टिविटी है तो इसमें सबसे पहला वृक्षारोपण का था और दूसरा ये स्वच्छता का। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने पूर्व प्रधानाचार्य कल्पना जी से सीखी। जी बिल्कुल। तो वृक्षारोपण में मेरे विद्यार्थियों का इतने जो पौधे लगाए, वो उन बच्चों की मेहनत, मेरे पूरे विद्यालय के जो स्टाफ थे, और आप इन चीज़ को देखोगे कि इतने 2000 पौधे लगाना, उनको सुरक्षित रखना और उनको अभी तक पूर्ण रूप से जीवित रखना बहुत टेढ़ी खीर, ये अकेला जना भार नहीं फोड़ सकता, जी अकेला बिल्कुल। व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। आज इस उपलक्ष्य में मतलब पौधारोपण की इस उपलब्धि पर मुझे जिला स्तर पर भी सम्मान मिला।
लेकिन वो सम्मान मेरा नहीं, मेरे विद्यालय के जो पूरा स्टाफ है, पूरे जी, कर्मचारी हैं और विशेष करके बच्चे, और उनका पूर्ण सहयोग मिला, तभी मैं इस उपलब्धि को हासिल कर पाई हूँ। जी। मैडम, इस पूरे हरित राजस्थान वृक्षारोपण अभियान में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? अपन वृक्ष जैसे घर पे भी लगाते हैं या कहीं जी, भी लगाएं, तो सबसे पहली जो चुनौती होती है वो है, एक तो उसकी सुरक्षा, उसको एक सिंचाई, उसके व्यवस्था, और उसको पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ में काम करने की। तो समस्याएं तो बहुत आई भी जी, सही, जी। और जब तक समस्याएं नहीं आती हैं तो हम आगे कुछ सीखते नहीं हैं। सीखते नहीं हैं। तो इस समस्या में सबसे पहला था, पहले तो पानी की, जी, क्योंकि विद्यालय में वैसे हमारा बोरवेल है, परंतु वो बोरवेल जिसमें पानी इतना नहीं नहीं है, है। और ये इतना परिसर में पानी पहुंचाना भी असंभव था। तो पानी की तो हमारे पास में ही एक प्रदीप भाई करके हैं, प्रदीप भाई शर्मा करके, जी, जी। उनकी एक लाइन हमारे उधर स्कूल के पीछे के परिसर से जा रही थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमने ये पौधे लगाए विद्यालय ने, और हम कोशिश तो करते हैं कि कोई न कोई हम उपाय कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हो तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसके एवज में चाहें तो बिल लेना हो तो जी, बिल, जी। जो भी हो। पर मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत पुण्य और पुनीत काम है, तो आपको जब भी, जितना भी आपको पौधों को पानी पिलाना हो, आप निसंकोच पिला लेना, जी, मैं निःशुल्क कुछ भी नहीं लूँगा। और मैं इस मंच से उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी कि आज जी। जो पौधे एक बारिश से पहली बारिश उन्होंने कंप्लीट कर दी, और आज पौधे जो बड़े हो गए हैं, तो उनमें पूरा उनका जो हमें जो सहयोग मिला, उनके लिए भी उनको धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात थी सुरक्षा। सुरक्षा ही बहुत ज़रूरी थी, जी, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पशुओं का आना भी रहता था, चाहे वो पशु बकरियाँ वगैरह हो। तो बहुत थोड़ा-सा फर्स्ट में जब हमने लगाए, और हमें थोड़ा लगा कि अब पशु आ रहे हैं, इसके बाद में बकरियाँ आ रही हैं या सूअर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पीछे थोड़ा-सा जी, जंगल जी। का एरिया है, तो हमें लगा अब कांटेदार बाड़ करनी बहुत ज़रूरी है। और कांटेदार बाड़ करना मतलब हमने इसका एस्टीमेट लगाया, तो वो कहीं न कहीं लगभग 75-80 हज़ार के आसपास था। एक सरकारी विद्यालय में इतने जी, संसाधन मिलना बहुत मुश्किल है। जी। पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि कहीं न कहीं हम जहाँ भी बात करते हैं, भामाशाहों का सहयोग मिल जाता है। भामाशाह प्रेरक के रूप में मेरे विद्यालय के विशाल जी पंड्या सर, जिनका जुड़ाव बोहरा समुदाय से है, और उन बोहरा समुदाय में हमने अपनी बात रखी, और के प्रेरक के रूप में हमारे एक हुसैन भाई करके अभी वर्तमान में गड़ा जसराजपुर में एक मतलब उप सरपंच के रूप में है। तो जी, हम उनसे जुड़े, उन्होंने हमें उस आगे वाली लिंक से जुड़ाव किया और उस भामाशाह से जुड़े। कुतुबुद्दीन लालजी करके एक एनआरआई थे, जी, कुवैती जी। हैं, और उनसे फ़ोन पे ही पहले बात हुई, और हमने समय माँगा, और वो उस चीज़ को, क्योंकि बोहरा समुदाय बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल अग्रणी रहता है, और उनको भी ताज्जुब हुआ कि आपने 2000 पौधे लगाएँ, तो देखना ज़रूर पड़ेगा। और वो हुसैन भाई जो हमारे प्रेरक हैं, उनके साथ में आए, उन्होंने देखा, और उन्होंने जो विद्यालय में विद्यार्थियों और विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जो ये एक कार्य किया गया था, उसको उन्होंने अनुभूत किया, और उन्होंने माना कि वास्तव में यदि उनको सुरक्षा मिली, तो ये पौधे और ये पर्यावरण वो होगा। जी, तो उन्होंने कहा, सबसे 51,000 की उन्होंने घोषणा की। प्लान हमारे शुरू हो गया, सामान लाए, लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि उस जो कांटेदार जो बाड़ हमने 2 बीघा में लगाई, 2 बीघा जी, जी, परिक्षेत्र जी। है, उसमें हमने जो जालीदार कांटेदार जो बाड़ लगाई, उसमें हमने लेबर या अन्य केवल मटेरियल हम लाए, उसको गड्ढे खोदने, उसमें लोहे के पाइप फिट करने, और उस जाली को पूरे लगाने में 1 रुपया भी हमने कहीं मज़दूरी नहीं दी। पूरे मेरे विद्यालय के जो टीचर थे, उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे जीवन जी पाटीदार, वो जी, भी लेक्चरर हैं, और हमारे जयंती लाल जी पाटीदार पंचायत शिक्षक, और इसके साथ-साथ में विद्यालय के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने भी, क्योंकि आजकल चाहे लेक्चरर हो, चाहे एक छोटा मतलब कह सकते हैं लेक्चरर हो, या जी, जी। एक थर्ड ग्रेड व्यक्ति हो, लेकिन अगर इस प्रकार का अपन कोई काम उनको सौंपते हैं, तो वो कहते हैं, नहीं मैडम, ये हमारा काम नहीं नहीं है। है, हम ये काम जो है वो मज़दूरों से करवा लो। जी, लेकिन बिल्कुल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे विद्यालय में मुझे ऐसा परिवार की सदृश भाव समझने वाला स्टाफ मिला, और 2 बीघा ज़मीन में पूरी तारबंदी मेरे विद्यालय के स्टाफ ने ही की, और
टंकी भी बनाई पानी के लिए, फिर ज़रूरी था टंकी भी जी बनाई। जी पर बजट कम पड़ा क्योंकि 50,000 हमने उस भामाशाह से पुनः संपर्क किया कि हमने बाढ़ वाढ़ पूरी लगा दी है। तो उनके अंतरात्मा का उन्होंने ऐसा भाव, वो कहते हैं ना, संवेदना थी उनके संवेदना अंदर। आदि जी तो उन्होंने हम पूछा कितना खर्चा हुआ है, तो संकोच करते हुए हमने कहा कि बजट थोड़ा ऊपर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कितना बजट हुआ बताओ। और हमने कहा 81,000। और आपने फिर जो ऊपर की जो राशि थी वो आपने फिर बाय ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। और इस प्रकार उस भामाशाह का भी हमें बहुत, और आज मैं इस मन से भी कुतुबुद्दीन लाल जी और हुसैन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी देना बिल्कुल चाहती हूँ, क्योंकि आज हमने ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमने ये जो कार्य किया, उसमें लोगों को दिखता है हमारा काम दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो प्रेरणा हमें मिली या उसके पीछे हमें जो सहयोग मिला, वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ दूसरा, मैं हमारे स्थानीय विधायक महोदय आदरणीय शंकरलाल जी डेचा साहब का भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगी कि हमारे विद्यालय में अभी मई में एक गांव स्तर का कोई कार्यक्रम था, उनका सम्मान समारोह जी कार्यक्रम हमारे विद्यालय में ही हुआ था। और क्योंकि कुछ ऐसा काम हमने किया था, तो हम जो भी अतिथि आता है उसको हम वृक्षारोपण बताते ही हैं। जी तो आदरणीय विधायक साहब, और एक बहुत बड़ी बात कि हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री टीएडी बाबूलाल जी खराड़ी, जी जी वो भी किसी कार्य में यहाँ आए थे, और हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए उनसे समय मांगा, और 2 मिनट उस वृक्षारोपण को देखने के लिए वो 1 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने सराहा, और उन्होंने भी एक वृक्ष लगाया। तो उस दिन तो आदरणीय शंकर जी डेचा साहब भी थे, और फिर एक दूसरे हमारे उस कार्यक्रम में, विद्यालय के कार्यक्रम में भी वो पधारे। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि बहुत शानदार कार्य है मैडम। फिर मैंने धीरे से कहा, सर शानदार बहुत कार्य है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। अभी हम पानी हमारे एक जो प्रदीप जी भाई साहब हैं उनसे ले रहे हैं, तो एक आपका सहयोग मिल जाता। उन्होंने उसी मंच से घोषणा की, और ट्यूबवेल की घोषणा की, बोरवेल की। और उन्होंने 2 दिन के अंदर ही, तो हम आपसे उनसे संपर्क हमने किया, और उन्होंने कम इंच नहीं करके उन्होंने कहा कि नहीं, 4 इंच ही आपको चाहिएगा। और उन्होंने 2-4 दिन के अंदर ही गाड़ी आई, और उसमें हमारे स्थानीय जो प्रशासक अभी हैं और सहयोगी हैं हमारे, कल्याण जी डामोर, हमारे उप सरपंच जी 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 शंभू सिंह जी, उनका भी सहयोग रहा। और बोरवेल खुद भी गया, माता रानी की और हमारे इष्ट देवों की कृपा भी रही, क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो हनुमान जी मंदिर है उसके जस्ट सामने है। मतलब हमारे विद्यालय में यदि आप प्रवेश करोगे तो कष्टभंजन देव और बजरंग बली की का दर्शन करके ही आप आओगे, जी ऐसी है। जी तो जी उनकी भी कृपा रही, और पानी आया, अच्छा आया, और वो भी सुविधा बन गई। तो बहुत अच्छी सुविधा हमें सबके द्वारा मिली। और आज क्योंकि बारिश भी, और सबसे महत्वपूर्ण समस्या कि गर्मियों में, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में क्या होता है, छुट्टियां हो जाती हैं, जी जी तो सभी व्यस्त हो जाते, कोई नहीं आता उस समय जी पौधों को पानी पिलाना, उनकी सुरक्षा। तो मेरे विद्यालय में जो स्टाफ साथी जिनका मैंने नाम लिया, और उनको भी कभी कहना नहीं पड़ा। मैं तो प्रतिदिन लगभग जाती थी विद्यालय में, और मैं आती थी तो मेरे साथ में मेरे जो हैं विशाल जी पंडा, जीवन जी, या ये जो जयंतीलाल जी, और हमारे पंचायत सहायक भंवर सिंह जी, उन्होंने गर्मियों में, इतनी भीषण गर्मियों में भी, जब जब आवश्यकता हो पानी, क्योंकि एक बार पानी जब बरसात का पानी और उसके साथ में पौधों का सम्मिलन हो जाए तो फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और अब प्रकृति की भी और इंद्रदेव की भी कृपा इतनी रही कि पानी जब जब भी चाहिए अब मिल रहा है। जी और अब बिल्कुल पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जी बिल्कुल जब भी आपको समय मिले, कभी जी विद्यालय में मेरी 2-3 ऐसी गतिविधियां, जिसमें एक तो प्रार्थना सभा और विद्यालय का वृक्षारोपण, इसके साथ साथ में अन्य शैक्षिक गतिविधियां भी बहुत अच्छी हो रही है। तो जी आप समय निकालना और विद्यालय का अवलोकन जरूर करना। जी बिल्कुल मैडम, पता है मैडम, आज आज हर व्यक्ति तकनीक और रोजमर्रा की व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं। उन्हें वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अ, वृक्षारोपण मतलब ये वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक हो गया है। और हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल में बहुत, मतलब इतने वृक्ष रहते थे, आबो हवा इतनी ठंडी रहती थी, शीतलता रहती थी, समय पे बारिश होती थी। और आज हम देख रहे हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, औद्योगिक विकास में, कॉलोनियाँ विकसित करने में। हम गाँवों में भी देखते हैं कि कई खेतों के आसपास भी वृक्ष रहते हैं, तो लोग काटने पे उतारू हो जाते जी हैं।
और इसका परिणाम ये रहा कि आज कह सकते हैं पूरा पर्यावरण और हमारा मौसम चक्र पूरा परिवर्तित हो गया है। आज बेमौसम बारिश कभी भी हो जाती है, जी जबकि बिल्कुल। पहले मौसम एक निश्चित उसका समय रहता था जी जी कि बारिश हो गई तो इसके बाद में बारिश बहुत कम, सिर्फ मावट कभी होती थी। तो जी बिल्कुल। आज तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो इसका कारण ही यही है कि आज वृक्ष की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आज की भागदौड़ का, आज की व्यस्तता है और उसमें हम देख रहे हैं कि वृक्षारोपण इतना महत्व है कि आज हम, क्योंकि आज इसलिए ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं कि सब एसी लगा रहे हैं, जी तो वो एसीओ का ही ऐसा दुष्प्रभाव हो गया, उसका उसका ही कुप्रभाव है कि आज हम देख रहे हैं कि गाँवों में भी इतनी गर्मी हो गई है। तो मैं इस मंच से यही एक बात कहना चाहूँगी कि यदि प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि हमें अपने लिए, ये कि अपने समाज के लिए या राष्ट्र के लिए नहीं, अपने स्वयं को, यदि फिर कभी ऐसा नहीं आएगा समय के पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर छोटा लेके नली जी डाल के बिल्कुल। घूमना पड़ेगा। ऐसा समय आ सकता है यदि हमने इस चीज़ को समझा नहीं, इस जी बिंदु को बिल्कुल। चिंतन नहीं किया। तो मैं इस मंच से हम सबको, जिसमें मैं भी आ गई, कि हम यदि जो एक व्यक्ति है प्रतिवर्ष, ज़्यादा नहीं, 5 पौधे लगाए और वो 5 पौधे भी जीवित रहे। हर वर्ष यदि वो 5 पौधे लगाए तो हम मान सकते हैं कि भारत में तो कितनी आबादी है, तो जी वृक्ष ही बिल्कुल। वृक्ष हो जाएंगे। तो जी फिर ये पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है वो होगा ही नहीं। लेकिन इस चीज़ को यदि दिल से समझ के ले, तो हम नियम ले, संकल्प ले, तो कर सब कुछ सकते हैं। जी, आज की युवा महिलाएं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें आप आत्मविश्वास और सफलता के लिए आप क्या सलाह और प्रेरणा देना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि अभी अभी का जो समय है उसमें सभी चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब मिले। और ये मैं कह सकती हूँ कि जब हम थे उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती थी। जब हमारा जो समय था, जब हमने तैयारी की होगी, तब हमने परिवार से भी ये समायोजन बना के रखना, एक संघर्ष होता था तैयारी की। आज जी उनके लिए पॉजिटिविटी ये है कि आज उनको परिवार से सहयोग, सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जी परंतु वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि आज सभी सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। जी अभी अपनी चर्चा हुई, आपने बताया कि अभी एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और उसकी भी भर्ती निकली, तो उसमें पीएचडी और अच्छी इंजीनियरिंग, एमबीबीएस किए हुए लोगों ने भी जी हाथ जी 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 आजमाया। और उसका कारण ये है कि बस सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आज प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जी गई है। बिल्कुल। और हम मान रहे हैं कि आज हर घर से कोई न कोई व्यक्ति, महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो इस तैयारी में जुटी हुई रहती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाएं अपन तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक अटेम्प्ट में निकल जाए। उसके लिए मैं यही कि अपना, अगर हम निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करने के साथ-साथ में अपना 100% दें। अपना, ऐसा नहीं कि बैठ तो रहे हैं, लेकिन अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन अपन नहीं कर जी रहे हैं। बिल्कुल। उसमें अपना 100% की अपनी ताकत पूरी तरह से लगाएँ। लेकिन कभी कहते हैं कि जब स्टार फेवर में नहीं रहते हैं, कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आती हैं और उस समय हमारा चयन नहीं हो पाता है, तो उस समय हमें हतोत्साहित नहीं होना जी चाहिए। जी उस समय हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हम अपने समाज में, अपने आस-पास भी हमने देखे, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाह रही हूँ, जो मूवी थी बारबी फेल, है जी ना? जी उसमें यही था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो जो मनोज जी जो अभी जी जी हैं जी पुलिस में आईपीएस, तो अपन कल्पना नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जिसके पास होने के फेंला ले पड़े हुए हैं, नकल करने के चक्कर में वो रहता है, वो ऐसा, और जिसको कोई नहीं कह सकता है कि इसके क्या होगा। लेकिन उसके अंदर जब उसकी अंतःप्रेरणा जगी जी और जो परिस्थितियाँ हुई उससे फेस होकर उसने सोचा कि मैं भी एक दिन आईपीएस पुलिस अधिकारी जी बनूँगा, और उसके लिए बहुत संघर्ष किया। और उन्होंने भी जो असफलता प्राप्त की, लेकिन निराश नहीं हुए और उससे वो प्रेरणा लेकर के सतत जुड़े। तो मैं, हमारी जो बहनें हैं जो तैयारी कर रही है, उनको भी कहना चाहूँगी कि आपने अ, अब्दुल कलाम, एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक वाक्य आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि सपने वो नहीं है जो हम सोते समय देखें। जी सोते हुए बिल्कुल। सपनों में तो अपन कहीं भी पहुंच जाते हैं। सपने वही वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखें। सपने वह होते जो हमें सोने नहीं दे।
जी मतलब बिल्कुल। ऐसे सकारात्मक सपने हम देखें और उस सपनों के पीछे हम लग जाए, एक दृढ़ निश्चय कर ले, तो शायद हमें कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। अगर आपके अंदर आपने मेहनत की, आपने आत्मविश्वास बनाए रखा, जी जी तो भले असफल हो। क्योंकि मैं अपना ही उदाहरण दूंगी कि जब मैंने 1998 में एसटीसी की, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब पे पूर्णतः बैन लग गया था। और उस समय की जो जो भी सरकार थी, उस समय भर्तियों पर पूरी तरह रोक लग गई थी। और हमें 1998 से लगा करके 2001 में जब मैंने पैरा टीचर के रूप में जो एक शिक्षा सहयोगी के रूप में एक नौकरी नौकरी तो कह सकते जी हैं, एक लिया जो, वो भी बहुत संघर्ष करने के बाद में मुझे एक 1200 रुपये अल्प जो वेतन मिल रहा था वो, और उसमें भी हमने ऐसा लगा कि इसमें भी लग गई तो हमने कोई बहुत बड़ा काम हो गया कि चलो हमें कोई ना कोई तो मिल मिल गया। गया। लेकिन मैं वहाँ तक रुकी नहीं, और उससे हम आगे प्रेरित हो गए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे साथी थे वो वहाँ तक सीमित भी रह गए। लेकिन इसके बाद मैं बीएड भी की। बीएड में भी मुझे संघर्ष हुआ कि मुझे एक तरफ मेरी आरपीएससी जो थर्ड ग्रेड थी वो भी उस समय 2005 में थी, जी जी और बीएड करते हुए भी मैंने इसको, पर मन में एक संकल्प था कि मुझे किसी प्रकार सरकारी जॉब या मुझे पहुंचना ही यहाँ तक। जी जी और वहाँ तक मुझे बीएड के लेसन देने के बाद में भी उससे जुड़ना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी। मैं और मेरे जो जीवन साथी मेरे श्रीमान जी हैं, जी उन्होंने हमने साथ में थर्ड ग्रेड की तैयारी की। और उनकी मेहनत और हमारी मेहनत और भगवान का भी आशीर्वाद रहा, और उसी भर्ती में हम दोनों का चयन हो वाह। गया। तो वहाँ तक हम सीमित नहीं रहे, और मेहनत करते हुए कि हमने ऐसा लगा कि यहीं तक नहीं रुके, और आगे भी जैसी भी भर्ती आई, चाहे नेट हो, सेट हो, या फिर स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम, तो रुकना नहीं है। मैं अपनी बहनों जी से यही कि आत्मविश्वास को बनाए रखना है और हारना नहीं है, प्रेरणा लेनी है एक दूसरे से। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके इस मंच से अपनी बहनों को भी, जी कि हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम आगे अपनी उच्च उपलब्धियों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम अपने परिवार को पीछे छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं, हमारी हमारी जो भी माता-बहनें, हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहे, हम बाहर रहें, हमारा परिवार वहाँ रहे। तो मैं ये चाहूँगी कि यदि आपको जो संबलन, प्रेरणा जो मिलती है, वो आपके परिवार से ही मिलती है, जी और आप अपने परिवार से जुड़े रहोगे, तो आप कहीं डिप्रेस नहीं होंगे, आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी, और आप परिवार के साथ में बहुत अच्छी उन्नति कर पाओगे। आप अपने गाँव में भी आप जुड़े रहोगे, आपके गाँव से जुड़ाव, आपके समाज के साथ। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी महिला कितनी भी बड़ी अधिकारी बन जाए, लेकिन वो यदि अपने परिवार, समाज से जुड़ी रहेगी, तो जी ही उसकी सार्थकता है, वरना कोई औचित्य नहीं है। जी तो बिल्कुल। मैं बहनों से भी कि अच्छी तैयारी करे और हतोत्साहित नहीं हो, और अपने परिवार से जुड़ी रहे। जी मैडम, आप एक गृहिणी हैं, अध्यापिका हैं और पीएचडी शोधकर्ता भी हैं। इन तीनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें? अ, बहुत वैसे ये एक कठिन चुनौती होती है, जी लेकिन वो चुनौती हम मानते हैं कि जैसे अभी नवरात्रि आई, तो स्त्री जो होती है, नारी होती है, वो शक्ति स्वरूपा होती है। जी और माता जी के भी कई हाथ हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं होती हैं, चाहे वो गृहिणी में, आप देख रहे हो आपके घर में भी, कि जी ये एक साथ 2 4 5 काम वो आसानी से, उसके जी अंदर बिल्कुल। इतनी भगवान ने ही वो कला या शक्ति वो दी है। तो मैं भी यहाँ इस मंच से कहना चाहूँगी कि गृहिणी के रूप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम भी बहुत समय तक हम भी एक संयुक्त परिवार में ही रहे। जी अभी भी हम हमारे सास ससुर जी के साथ में ही रहते हैं। जब मैंने ये तैयारी की, जी उसके पूर्व भी मेरे दादी सास भी थे। दादी सास जो शतायु 100 वर्ष की उम्र थी, जी जी हम साथ में ही रहते थे। और आप मान सकते हो कि महिला चाहे वो किसी भी पद पे हो, लेकिन जैसे ही वो अपने कार्यस्थल से निकलती है और घर पहुंचती है, तो घर पहुंचने पर क्या स्थिति होती है कि वह एक अ, गृहिणी है।
जी घर पहुंचने पर एक गृहिणी के रूप में है। जी जी और गृहिणी के रूप में उसको सभी कार्य करने हैं। वो वहाँ न तो जी पीओ है, न प्रिंसिपल है, न कोई भी नहीं है, वो एक गृहिणी है और गृहिणी का रोल अदा करना है। जी जी तो मैंने भी गृहिणी के रूप में मुझे जो उत्तरदायित्व मिले उसको कुशलता से पूरा करने का प्रयास मैंने किया। दूर जॉब थी मेरी, फर्स्ट पोस्टिंग मेरे व्याख्याता के रूप में सिमलवाड़ा थी, 30 किलोमीटर दूर था। घर में दादी सास थी, परिवार भी था, वो समायोजन। प्रधानाचार्य के रूप में भी आप देख रहे हो कि बहुत सी चुनौतियाँ, आज पीओ के रूप में भी चुनौतियाँ जी हैं। जी साथ साथ में आगे पढ़ने के लिए भी, जैसे मेरे अंदर, मैंने आपसे जैसे चर्चा की कि मेरे मन के अंदर एक कल्पना थी और एक मन के अंदर एक संकल्प था कि मुझे पीएचडी पीएचडी करना है। करनी। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं 45 प्लस, और 45 प्लस में आज तो हम सरकारी जॉब यदि किसी को 25 में भी या 20 में मिलती है तो इसके बाद वो सरेंडर कर देता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी बिल्कुल सही बात। और समायोजन इसलिए कि आपको संतुलन बनाए रखना है इन सभी चीज़ों के लिए, और हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। चुनौतियाँ तो आती रहती है, जी बिल्कुल। लेकिन मैं इस मंच से अपनी माताओं बहनों को यही कहना चाहती हूँ, धैर्य रखें। और धैर्य के साथ साथ में चुनौतियाँ तो आती रहती हैं। इस के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में मुझे भी कोई चीज़ सरलता से नहीं मिली। जी आज हम भी देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके डेकोरम को देख के हम प्रभावित हो जाते हैं कि ये आईपीएस हैं, आरएस हैं, या इतने बड़े पद पे हैं, देख के बहुत प्रभावित। लेकिन वो उस पद तक पहुंचने की उसकी जो यात्रा है जी वो बहुत कठिन और संघर्षशील है। तो हम यहाँ इस मंच से भी मैं ये कहना चाहूँगी हमारी माताओं बहनों को भी कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ साथ में चुनौतियाँ, मुझे भी, मेरा भी कहीं अगर कोई कार्य होता है तो कोई न कोई चुनौती उसमें जुड़ती ही जाती है। जी जी चुनौतियों से घबराना नहीं है। और समायोजन सबके साथ, सबको लेकर के चलने का यदि आप में भाव है जी तो आप चाहे किसी भी पद पे हो, विद्यालय में हो तो विद्यालय में भी यदि आप सबको साथ में लेकर चलोगे तो आपके विद्यालय का, आपके सभी चीज़ों का विकास होगा। और मुझे भी, क्योंकि ये मन के अंदर भाव था, धैर्य और संयम और सभी को साथ ले चलने की जो एक प्रवृत्ति थी, जी उसके जी कारण ही मैं इन सभी में समायोजन के साथ में बढ़ सकी और आज इस मुकाम तक भी पहुंच पाई जी। हूँ। भविष्य की पीढ़ी के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या होगा ताकि वे संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने? वास्तव में ये बहुत ज़रूरी है कि अ, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारी आगामी, जो भविष्य की जो पीढ़ी है, और उसको यदि आगे बढ़ना है तो आगे जी बढ़ना, इसका मतलब केवल पद प्रतिष्ठा और पावर में आगे बढ़ना नहीं, हम मानवीय रूप से कितना आगे बढ़ रहे हैं, अपने जी नैतिक मूल्यों में कितना आगे बढ़ रहे हैं, अपने संस्कारों में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर परिवार में संस्कारों का सिंचन हो, सहयोग की भावना हो, समर्पण की भावना हो। आज हम जी देख रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, सब में ईगो की भावना आ रही है। तो मैं हमारी ये जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी को भी एक कहना चाहूँगी कि हम अपने ईगो को एक तरफ रखें, जी सबके साथ में जी सहयोग, जी समर्पण और सबको संबलन लेते हुए, और अपने अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को नहीं भूलें। आज हम देख रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं जो हमारे हिंदू समाज है उसमें भी, जी कि आज यदि आधुनिक जो बच्चा है उसको यदि आप गायत्री मंत्र या हमारे आध्यात्मिक को जो भी बातें हैं उनसे यदि आप कुछ पौराणिक बातों को भी पूछ लोगे तो उनको जानकारी नहीं नहीं है। होती है। ये बहुत बड़ा खेद और बहुत जी चिंतनीय विषय है जी कि हम आधुनिकता के दौर में तो बहुत भाग रहे हैं, जी बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अपने मूल्यों को, अपनी नैतिक परंपराओं को, अपने जो रीति रिवाज हैं, जो सकारात्मक रीति रिवाज हैं, और अपने जो संस्कार हैं उसको कहीं भूल रहे हैं। तो मैं हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन है उसको, कि हम अपने अपने जो कल्चर है उसको समझे, अपनी परंपराओं को समझे। चाहे हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुत्व है, तो हम अपने जो पुराने जो अंतर कथाएँ हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सके, जी उनको समझे, पढ़े, और उसी से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ सकते जी मैडम। मैडम अपन एक रैपिड फायर का सेशन रखते हैं। हैं। शोध करते समय सबसे यादगार पल कौन सा रहा? सबसे यादगार पल, क्योंकि शोध बहुत टेढ़ी खीर थी और बहुत, पर इसमें यादगार जो पल था वो मेरे जिन पर मैं शोध कर रही थी, गोविंद मिश्र,
उनसे मेरा जो फ़ोन पे जो पहली बार जो मेरी बात हुई, क्योंकि मैं कह रही हूँ खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिन पे शोध कर रही हूँ वो अभी जी हैं, जीवित हैं, अभी भी वो भोपाल में हैं। तो मुझे सबसे खुशी उनके और मैं अभी चाह भी रही हूँ कि मेरी ये जो मैंने शोध किया है उसको मैं बुक के रूप में कन्वर्ट करके जी मैं उनसे मिलूँ। तो सबसे मेरा अनुभव जो प्रभावित होने वाला, मैं गोविंद मिश्र से मेरी जो बात हुई पहली, वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रही। सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाला व्यक्ति आपके जीवन में कौन रहा? वैसे तो बहुत सारे प्रेरक हैं, लेकिन मैं आज इस मुकाम तक जो पहुंची हूँ, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी वो फर्स्ट ईयर पास होने के बाद में हुई थी। तो मेरे जीवन को प्रेरित करके मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे जो जीवन साथी हैं, श्री गजेंद्र कुमार जी पाटीदार, वर्तमान में अभी अध्यापक हैं पीएम श्री विद्यालय सिमलवाड़ा में, जी उनका जी मुझे बहुत सहयोग मिला। और उन्होंने शायद इसी मुझे आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना जो था उसको स्टॉप कर दिया, और आज मैं पढ़ी हूँ। तो मैं आज उन्हीं की बदौलत हूँ, मुझे प्रेरणा देने वाले वही है। आपके जीवन का सबसे प्रेरक मंत्र क्या है? प्रेरक मंत्र यही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और व्यक्ति चाहे वृद्धावस्था में भी सीखे। तो हम यदि सीखने का भाव किसी भी उम्र में करें तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक लाइन में आपका जीवन दर्शन क्या है? जीवन दर्शन यही है कि धैर्य और संयम के साथ में अपना 100% कार्य करे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और जीवन का भी आनंद ले और आनंद के साथ में कार्य करे, जी तो आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सकारात्मक रूप से और लोगों को प्रेरणा मिले ऐसा संवाद यहाँ पर किया। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस मकाम पर मैं पहुँची, उसके पीछे जो मुझे जिनकी प्रेरणा मिली, जिनका आत्मबल मिला, उनको भी मुझे यहाँ प्रस्तुत करने का मिला। जी दूसरी बात ये कि आपका जो प्रयास है कि, जी क्योंकि बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपके द्वारा ये प्रेरित करने का भाव कि वर्तमान में जो नई पीढ़ी को अलग अलग रूपों में किस प्रकार प्रेरणा मिल सके, इस प्रकार आपका ये जो सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित जी करती हूँ। मुझे यहाँ पर आपने बुलाया और अपनी बात को प्रस्तुत करने का जो जी मौका दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी ओके, थैंक આ પોડકાસ્ટ તમને સંબંધ કેવો લાગો એ મને કમેન્ટ में કરીને કહેવું है ने अगर તમારા સંપર્કમાં આવો કોઈ भी व्यक्ति हैं જે समाज हारू प्रेरणादायक हैं या विद्यार्थी या नारी शक्ति हारू प्रेरणादायक हैं तो कमेंट बॉक्स में एનું नाम લખવું હોય તમે એનું બી અહીંયા હાદંગા તમે હર ફરે અમારા પોડકાસ્ટ દેખો ને મને પ્યાર આલો ને મને સહયોગ આલો ને હર વિડીયો તમે બીજા હાથે શેર કરો એના હારું સૌ વાગડવાસીઓને દિલની ગહેરાઈથી સંબંધ ધન્યવાદ।